हेलो स्टूडेंट्स जीएस पेपर 3 के अंदर में किस तरीके के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उनको सीखने की ज़रूरत है इस मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप पेपर को आपने देख लिया होगा, चारों पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं जीएस के। तो जब ये जो चारों पेपर्स हैं उनको आप स्टूडेंट्स इजी एंड टफ के पर्सपेक्टिव से ना जाते हुए, इजी है या टफ है उसके पर्सपेक्टिव से ना जाते हुए, पेपर में किस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं उसको एक बार एनालाइज करना। एक अच्छे से अपनी नोटबुक बनाइए, या हो सकता है आप डिजिटल बना सकते हो तो उस तरीके से बनाइए। पेपर टफ है या इजी है उसके पर्सपेक्टिव से ना जाते हुए आपको ये देखना है कि 2024 में अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखना है तो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करने की ज़रूरत है, क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या मैं 3 आवर्स के अंदर ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको मैं क्वालिटी वे में डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं। ये आपको पता होना चाहिए आपके कैलिबर के बारे में। और मेरे को अगर क्वालिटी डिलीवर करना है, आप सपोज कीजिए यहाँ पे एमएसएमई से रिलेटेड सवाल है कि इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि इकोनॉमी को और भी फास्टर रूप से जो ग्रोथ है वो कर सके। तो आपको यहाँ पे जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, जो सेग्रीगेशन है कि किसके बेसिस पे सेग्रीगेशन किया जाता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस है या टर्नओवर के बेसिस पे है, तो वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में, कैसे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो शेयर है उसको इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि ग्रोथ हमारी इंक्रीज होगी। उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आपको यहाँ पे बताना होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आपको पता है, क्या आप 150 वर्ड का जो क्वालिटी आंसर है वो डिलीवर कर सकते हो या नहीं, ये सब आपको यहाँ पे सीखना होगा। हर एक क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में कंप्लीट पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपने देख लिए कि एक वेटलैंड से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने मैक्सिमम टाइम रीड किए होंगे, तो आप सोच लिए कि पेपर ईजी है। पेपर इजी जब ही होगा जब आपका यहाँ पे 20 में से आप कम से कम 15 क्वेश्चन है वो क्वालिटी आंसर लिखो, और उसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो आप एवरेज आंसर भी आप लिखते हो, तो आपके लिए जब यहाँ पे बेसिकली पेपर है वो सही होगा आपके लिए। दूसरा आपको देखें कि आपको जितने भी पेपर्स हमारे कंडक्ट हुए हैं, चाहे GS1 का पेपर कंडक्ट हुआ हो या GS2 का या GS3 का, तो इसके जो मेजरली जो सेगमेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव में आप डिवाइड कीजिए पेपर को, और उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि हम GS3 की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर में जो कोर इकोनॉमी का पार्ट है, बजट और इकोनॉमी सर्वे, क्या वहाँ से कोई सवाल पूछा गया है या नहीं लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में, जैसे कि 2023 है, 2022 में और 21 के अंदर में। तो इन मेंस के अंदर में क्या इस तरीके के सवाल आए हैं या नहीं आए हैं। GS3 के अंदर ही अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो क्या उसके सवाल किस तरीके से आए हैं, क्या बिल्कुल फैक्चुअल बेसिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसा जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है 1-2 साल से न्यूज़ के अंदर है उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। इसके अलावा आप देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर में, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको पेपर को एनालाइज करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की है, आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया का डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। जो 91 के अंदर हमने रिफॉर्म लिए उसके बाद में जो बदलाव आया है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, तो उस तरीके से चेंज आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से इंडिया इकोनॉमी जो डिजिटलाइजेशन के लिए इंक्रीज हुई है, स्पेशली आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा हमारी इकोनॉमी में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव में। और गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है डिजिटलाइजेशन का, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या वो इंटरनेट कनेक्टिविटी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे डिजिटल फ्रॉड भी एक बड़ा इश्यू है, उसके पर्सपेक्टिव में आपको आंसर देना है। कुछ आपको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है जिसमें यूपीआई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपीआई के अलावा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैं रिसेंटली जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये ऐसे कुछ है आपको एग्जांपल्स देने हैं जिससे कि डिजिटलाइजेशन है
वो इंक्रीज करने में या गवर्नमेंट की ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए ई टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि कैसे ये फार्मर्स को हेल्प करेगा। तो इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी में जो हमारा प्रोडक्शन है और मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग के अंदर एक जब हमारी ये जो एनडीए गवर्नमेंट पावर के अंदर आई थी तो उनके द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी नेम नेम तो नेम स्कीम चलाई गई थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में। समय समय पे अलग अलग तरीके के जो डिसीजंस है वो लिए गए हैं। ई टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को हेल्प करेगी, पहली बात तो प्रोडक्शन आपको बताना है, प्रोडक्शन में किस तरीके से हेल्प करेगी एग्रीकल्चर के अंदर में। और यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। और इस चीज़ का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में याद रखना कि 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसके अंदर एग्रीकल्चर से काफ़ी सवाल है वो पूछ लिए गए थे। आज भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 से 5 सवाल जरूर से आते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। तो आपको एग्रीकल्चर के पार्ट को मिस नहीं करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म के बारे में सवाल है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि 2013-14 में जब पैटर्न जब चेंज हुआ था मेंस का एग्जामिनेशन का, तो उस समय एक काफ़ी कोर क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म है वो कैसे आए थे, भूदान आंदोलन और उन सभी से रिलेटेड, जीएस पेपर 1 के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लैंड सीलिंग जो लगा दी गई है, लैंड सीलिंग अगर लगा दी जाए तो उसका कैसे इफेक्टिव चेंज होगा हमारे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर में, कि जो लैंड है इतना ही लैंड होना चाहिए एक पर्सन के पास में, बाकी लैंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उन सब के पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे जो जवाब है वो प्रिपेयर करना है। लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में आप अगर आप पेपर लिखने गए होगे तो लैंड रिफॉर्म एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जीएस पेपर 3 का, तो उसके रिगार्डिंग में आपने प्रिपेयर किया होंगे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हो आप, बट आपको यहाँ पे इसके पर्सपेक्टिव में एक स्टैंड लेना होगा कि इस तरीके से जो सीलिंग है वो लगा दी जाएगी तो उसका क्या चेंज होना होगा। तो ये आपको यहाँ पे एक जो डिसीजन है लैंड सीलिंग के रिगार्डिंग में, क्योंकि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है वो कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो रही है और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर से एक हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल सेक्टर में कैसे उपयोगी है। तो आप देखिए कि वो जो सर्जरी के जो ऑपरेशंस हैं जिनको अगर कंप्लीटली यहाँ पे कैरी आउट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। बट इसमें क्या हमारा प्राइवेसी का वायलेशन होगा या नहीं हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो ये क्वेश्चन तो कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी, आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी है 15-20 टाइप की, वो प्रीलिम्स के थ्रू जब आप प्रिपेयर करते हो जो प्रीलिम्स के समय में, तो आपको जो मेंस के जो 2-3 महीने का जो समय मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बाद में, तो उस समय में आपको इनके बारे में अच्छे से आंसर लिखने होते हैं, अच्छे से जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करंट जो फ्यूल का जो शॉर्टेज है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली वो मीथेनोजेनेसिस नाम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हमारी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें भी बताया गया है कि कैसे हम इस फ्यूल क्राइसिस के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। आप हमारा जो बायोफ्यूल अलायंस है जो हमने अभी रिसेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है G20 के समय में, तो उसका भी मेन काम यही है कि बेसिकली जो फ्यूल का जो शॉर्टेज है उसको डील किया जा सके। फ्यूल की शॉर्टेज जिसमें आप देखिए कि हमारा एक मिशन है पीएम जीवन नाम से एक मिशन है, तो वो आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग, ऐसे आप बेसिकली जब आंसर अगर आपको सही से आंसर ना आए तो आप ऐसे इस तरीके के जो भी आपको इनिशिएटिव्स पता है उसके आपको अपना जो आंसर है वो मॉडिफाई करना होता है उसके पर्सपेक्टिव में, जिससे कि एटलीस्ट आपका पेपर है वो कंप्लीट हो। और जहाँ पे आपको 4 मार्क्स स्कोर होने हैं वहाँ पे कम से कम आपको दो नंबर तो कम से कम मिल ही जाएं। तो इस तरीके से आपको पेपर कंप्लीट करना या जो मार्क्स है उसको सिक्योर करना आपका यहाँ पे मेन जो टारगेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया डैम के फेलियर के बारे में कि कैटेस्ट्रोफिक होता है ये डाउन स्ट्रीम, इसके अलावा रिजल्ट करता है कोई भी लॉस्ट ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, और डैम फेलियर के कोई आपको एग्जाम्पल बताने हैं। इसके अंदर में 2 एग्जाम्पल बताने हैं यहाँ पे डैम फेलियर के रिगार्डिंग में। तो आप देखें एक तो केरल में जो बाढ़ आई थी 2018 के अंदर में, केरल के अंदर जो केरला के अंदर में एक डैम की वजह से ही आई थी, वो मिसमैनेजमेंट था डैम का, उसकी वजह उसके बाद में काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर आया था डैम के रिगार्डिंग में, डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा और उनका जो प्लेटफॉर्म बनाना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक आपको जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है,
चमोली में वो ग्लेशियर के ब्रेकआउट होने के बाद में कुछ लोगों का डेथ हो गया था वहाँ पे। ये 2021 के आसपास की बात है। तो इसमें आप बेसिकली क्वेश्चन तो टफ है। दो एग्जांपल्स आप अगर आपको याद नहीं आए और वहाँ पे आप 2 मिनट बैठ के सोचने लगे तो आपका टाइम चला जाएगा। एक क्वेश्चन आपको 8 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है बेसिकली। डैम की क्या फेलियर है वो सब आपको, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पार्ट आ गया, डिजास्टर डीएम का पार्ट है बेसिकली कि कैसे प्रॉपर्टी का लॉस्ट होता है, यहाँ पे डैमेज होगा तो आपको बताना है कि इंडिया में जो बिग डैम्स कितने हैं। इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है वो मॉडिफाई करना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑयल पोल्यूशन के बारे में बात की है कि ऑयल पोल्यूशन क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन के अंदर आप इंट्रोडक्शन दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि क्या इम्पैक्ट होता है मेरीन लाइफ के ऊपर में, उसका जो डैमेज है वो आप बता सकते हो। ऑयल स्पिल के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर में आपको बताना है कि मेरीन लाइफ का यहाँ पे डैमेज होगा, जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है वो आप सही से नहीं कर पाओगे, उनका डैमेज होने की वजह से वो आपको जो फूड चेन है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। और इंडिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 7,516 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, तो इसकी वजह से हमारी कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके का कोई भी पोल्यूशन होगा तो हमको हार्म करेगा। तो और आपको बाकी अपना जो सी फूड के ऊपर में अपना क्या परसेंटेज है इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो हमारे जो फिशरमैन्स है जो डिपेंडेंट है इसी के प्रोडक्शन के थ्रू उनकी भी जो लाइफ है जो यहाँ पे इफेक्ट होगी अगर इस तरीके का जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे फैलता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक 2020 के समय एक ऑयल स्पिल का केस था, वो काफ़ी फेमस केस था। शायद वो सेशेल्स के अंदर था या मॉरिशस के अंदर, कहीं पे ऐसी जगह पे था, सेशेल्स या मॉरिशस के अंदर में। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो ऑयल स्पिल है वो हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वो न्यूज़ के अंदर रहा था 2020 के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, जो बेसिकली आपको जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव में है। और आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इससे पहले इसी ऐसे ही टॉपिक से रिगार्डिंग में जो ऑन ग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनका एक सवाल पूछा गया था एक बार, ऑन ग्राउंड वर्कर्स से रिलेटेड एक ऐसा सवाल था। इसके अलावा यहाँ पे सीमा पार में जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है बॉर्डर के रिगार्डिंग में, तो उसका सवाल है कि इंटरनल सिक्योरिटी को एक कैसे थ्रेट है, इसको कैसे टैकल किया जाए। स्टूडेंट्स 2022 के समय पंजाब में काफ़ी सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिले थे जिसमें जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वी है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था, जिसके अंदर उनका जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी एक अटैक हुआ था शायद इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू। तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया था कि इसका किस तरीके से इसको टैकल करना है। तो प्रॉपर इसके जो मेजर्स हैं वो आपको बताने हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो हमारे ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को कैसे रजिस्ट्रेशन की बात की गई है उस पोर्टल के थ्रू, वो कुछ आपको यहाँ पे उसके थ्रू आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि कितने जो ड्रोन्स हैं वो अलाउ किए गए हैं। स्मॉलर ड्रोन्स कितनी कैटेगरी होनी चाहिए, कितना वेट वो कैरी कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सब किसी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 250 वर्ड के अंदर लिखना है। 250 वर्ड का मीनिंग है कि आपको मिनिमम 3 पेज के अंदर आंसर तो आपको लिखना ही होगा, मिनिमम 3 पेज के अंदर लिखना है। और मैक्सिमम आप जा सकते हो कि जो 3.5 पेज हैं, मतलब एक से एक 1/4 जो साइड है इस तरफ से, नेक्स्ट इज दिस, फिर वो आपका तीसरा आया और उसके बाद में जो फोर्थ है, मीन्स आपके 2 पेज प्रॉपर आप आंसर है उसको आपको लिखना है। इसके अंदर में ओवर राइटिंग मत करना, यूपीएससी के द्वारा काफ़ी सारे जो मार्क्स है वो काट लिए जाते हैं। और ये जो दोनों लाइन है इसके भी बाहर जाके नहीं लिखना है, आपको इसी की बॉर्डर एरिया में ही लिखना होता है आंसर। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लिया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर नेचर है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मेथडोलॉजी है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे काउंट करना है, उसके इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग की क्वेश्चन है। आप देखिए कि काफ़ी बेसिक सवाल है, ऐसा आपको जीडीपी का पूछा, सॉरी बेसिक सवाल नहीं है ऐसा, मतलब वैसे बेसिक है बट आप ऑन पेपर 200 वर्ड्स के अंदर जब लिखने जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। और जैसे एक बार ऐसा जीडीपी का कैलकुलेशन पूछा था कि जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल टैक्स है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके बारे में एक बार सवाल पूछा गया था। वो कम्प्लीटली जो हमारे सीए बनते हैं उस टाइप के जो लोगों के तरह का वो सवाल था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ लिया गया केयर इकोनॉमी क्या है, मोनेटाइज इकोनॉमी क्या है। केयर इकोनॉमी जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जो 10% के आसपास है।
ये पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी आने वाले समय में, तो उसके उनको जो केयर इकोनॉमी के थ्रू किस तरीके से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाए, उसी को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। क्वेश्चन इज टफ, कंप्लीटली टफ क्वेश्चन है। अगर आपको केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी, इन सभी के बारे में नहीं पता है तो कंप्लीटली टफ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल लेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के पर्सपेक्टिव में है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसे कंडीशंस है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट चेंज का इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, काफ़ी इजी है। ऐसे अपने एडिटोरियल्स काफ़ी रीड किए होंगे ना, कंप्लीट ईयर के अंदर में आप एडिटोरियल रीड करते हो, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब एडिटोरियल आता है, अब आप देखिए कि अभी दिवाली का जो समय आने वाला है, जब दिवाली का जब समय आएगा तो उसके बाद में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होगा। दिल्ली के अंदर जैसे ही पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा उसके बाद में एडिटोरियल्स आएंगे काफ़ी सारे, तो आपको एडिटोरियल्स के पर्सपेक्टिव में आपको प्रिपेयर करना होता है। और किसी एक एडिटोरियल के अंदर आपको 1 पॉइंट मिला, किसी में 2 पॉइंट मिला, पर्सपेक्टिव डिफरेंट मिलेगा। पर्सपेक्टिव डिफरेंट इस तरीके से मिलेगा कि आप देखिए कि अभी समय मणिपुर के अंदर क्राइसिस है, तो उसका अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव है कि पुंछी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, ऑटोनोमस उस एरिया को कर देना चाहिए, सेंटर को कुछ रूल्स हैं वो गवर्न करने चाहिए। कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं कि गवर्नमेंट को कम्प्लीटली डिसबैंड करते हुए जो सेंटर है उसको पावर है ले लेनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वहाँ पे डायलॉग को इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो एक ही जो टॉपिक है उससे आपको अलग अलग तरीके के जो पर्सपेक्टिव है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे ही पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज का जो दुबई के अंदर मीटिंग होने वाला है, तो उसके अंदर भी पूछा जाएगा कि फूड पैटर्न के अंदर क्या चेंज है। नेक्स्ट यहाँ पे WTO की रिगार्डिंग में है, तो WTO तो बेसिकली हमारा पार्ट है, कोर पार्ट है सिलेबस का, तो उसके बारे में तो आपको जो भी सब्सिडी है, जो भी जिस भी तरीके की जो सब्सिडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दी जाती हैं उसके बारे में तो आपको प्रिपेयर करके जाना था। तो एक कोर पार्ट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में है, तो आपको वो जो हमारी फेम इंडिया स्कीम है ये सब आप कोट करना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपको कोट करनी होती हैं। कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर में, तो एटलीस्ट आप कहीं कंक्लूजन के अंदर या कहीं ना कहीं जो फेम स्कीम है, फास्टर अडोप्शन ऑफ जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स हैं जिनको अडोप्ट करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है, तो रैपिड ग्रोइंग है ये प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे जो एमिशन को देखते हुए इनको अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से ये हेल्प करेंगे। लो लेवल ऑफ इसके अंदर आपको एमिशन देखने के लिए मिलेगा, क्लीन एनर्जी का यूज़ होगा, इस तरीके से आपको अपना आंसर है वो मॉडिफाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लिया गया कि इंडिया का जो 3rd मून मिशन है वो कैसे अचीव नहीं कर पाया अर्लियर मिशन से पहले। इस तरीके से स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर प्रॉपर वे में अगर आप प्रिपेयर भी करने जाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तो यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑन स्पॉट आपको अपना जो माइंड है वो लगाना होता है, और कैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप जो 3-4 नंबर हैं वो सिक्योर कर पाओ, वो आपको कंप्लीट जब आप स्टडी करोगे तो उसके थ्रू ही आप समझ में आएगा आपको कि देखिए कि ये क्वेश्चन है तो इसमें कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड ऐसा आप चूज कीजिए जिससे कि आप यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसको लिख सको। बॉडी के अंदर 2-4 पॉइंट्स ऐसा कोई ना कोई देख के आप बॉडी के थ्रू आप कीजिए, और कंक्लूजन जैसे कि आप 3-4 नंबर है वो जो सिक्योर कर सको। ऐसा अगर कंप्लीटली रैंडम क्वेश्चन आएगा तो उसको इसी तरीके से डील किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटलैंड्स के बारे में है कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट का, उसके बारे में आपको कमेंट करना है और नेम देना है इंडिया की कुछ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं। तो आपको साइट्स तो पता होंगी, 75 साइट्स हैं जो इंक्रीज हुई थी लास्ट ईयर, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया था जिनको, तो उन 75 साइट्स में किसी का नाम लिख देना आप यहाँ पे, कोई भी साइट्स बता देना। और वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि जो 2 फरवरी का जो डे है हम वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इनको प्रॉपर वे में कंजर्व किया जाए, रीस्टोर किया जाए, उन सभी के एग्जाम्पल्स आप अपने बेसिस पे यहाँ पे तो आपको ज़्यादा मार्क्स अगर सिक्योर करने हैं तो आप मैप ऐप के थ्रू भी बना सकते हो कि कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे बता देना कि सांबर लेक कहाँ है, इस तरीके से भोज लेक कहाँ है, तंपारा लेक कहाँ है उड़ीसा के अंदर, इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स हैं वो मैप के ऊपर बता के आप जो मार्क्स है 1-2 नंबर एक्स्ट्रा सिक्योर कर पाओगे। नेक्स्ट आईपीसीसी के बारे में पूछा है, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ कि कैसे ग्लोबल सी लेवल राइज है वो राइज करेगा 2100 तक राइज करेगा। और इसके अलावा पूछा है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट सी लेवल अगर राइज होगा तो हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जो हम सी लेवल राइज होने की वजह से जो डिजास्टर के जो इम्पैक्ट है, तो डिजास्टर का एक क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का,
तो डिजास्टर इंसिडेंट इंक्रीज होंगे सी लेवल राइज होने की वजह से, और भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे। लैंड का यहाँ पे सी लेवल के ऊपर चला ही जाना वो काफ़ी बड़ा रीजन है। इंडिया का जो एरिया है सी लाइन का वो आप बता देना इसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंटरनल सिक्योरिटी के मेन चैलेंज क्या हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मेन चैलेंज क्या हैं, और इंडिया का जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका क्या रोल है ऐसे चीज़ों को काउंटर करने के रिगार्डिंग में। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो मेन थ्रेट हैं, जिसमें आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को तो काफ़ी आप लिख दोगे, क्योंकि काफ़ी ये हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या, उसके प्रॉपर एग्जांपल्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा क्या किया गया है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का तो आपको पता होगा ना, जो के.एस. व्यास जो आईपीएस थे उनके द्वारा ग्रे हाउंड है, कोबरा है, ये सब इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा आप देखिए कि काउंटरफीट करेंसी है, जो हमारे साइबर अटैक्स हैं उनको भी, साइबर अटैक भी एक बहुत बड़ा इश्यू है प्रेजेंट समय में, जैसे साइबर फ्रॉड इंक्रीज हुए हैं। जामतारा नाम की जो जगह है, मेवात नाम की जो जगह है हरियाणा राजस्थान के अंदर में, तो उन सभी को कैसे डील किया गया है, साइबर फ्रॉड को कैसे हमको रोकना है, उसके पर्सपेक्टिव में आपको बताना है। यहाँ पे जो टेरर फाइनेंस के रिगार्डिंग में है, नो मनी फॉर टेरर, इसका जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ अभी जो रिसेंटली 2022 के समय, तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको अब देखिए कि यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं ये सब आपको यहाँ पे बताने हैं। टेरर फाइनेंसिंग क्या है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बेसिकली टेरर फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू उसको कंबाइन करते हुए जो भी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम कर सको आंसर जिस तरीके से। बट 250 वर्ड का है, 250 वर्ड के अंदर आपको क्वालिटी ही आंसर चाहिए। एक ही बार टेरर को कितनी बार आप वहाँ पे घुमा के लिख पाओगे, बार बार टेरर लिखोगे तो वो जो रीड करने वाला है वो भी यहाँ पे आपके लिए कंप्लीटली जो मार्क्स है वो नहीं देगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देखिए, नेक्स्ट ये देखिए कि अब पेपर हमने कंप्लीटली देख लिया किस तरीके का पेपर था। कोर पार्ट ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, और आपका इंटरनल जो साइंस एंड टेक है, और हम बात करें कि जो इन्वायरमेंट है उसके भी काफ़ी बेसिक सवाल हैं वो पूछे गए हैं। क्या इससे पहले भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के इस तरीके के जो बेसिक सवाल है वो पूछे जाते थे? बिल्कुल स्टूडेंट्स पूछे गए हैं। क्या हमारा जो इकोनॉमी है इसका यूज हम और कहीं भी कर सकते हैं, हमारे जो दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे जो एरियाज हैं उसके अंदर में? तो कल हमने जो GS1, जो GS1 GS2 का जो पेपर है उसको एनालाइज किया था, तो उस समय में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि कैसे, आप देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स एक वर्ड था, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। अब इनसे सवाल वहाँ पे भी पूछ लिए जाते हैं सोशल जस्टिस के अंदर में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का तो GS1 के अंदर भी था, GS2 के अंदर भी क्वेश्चन था, दोनों ही पेपर्स के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे, जो आपका कोर पार्ट ऑफ इकोनॉमी का देखने के लिए मिलेगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन सभी पार्ट्स को, अपना जो मेंस का प्रिपरेशन ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ, सपोज कीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है, तो वो जो 2-3 महीने हैं उसके अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस ही कर पाओगे अच्छे से, और जो करंट अफेयर है, जो स्टैटिक पार्ट है उसको ही आप रिवाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उन 2-3 महीनों के अंदर में कंप्लीटली इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर MSME का क्या रोल है। तो जब भी आप एडिटोरियल्स जब आप देखते हो तो कोशिश कीजिए कि एक या दो आंसर या उसका जो पॉइंट्स हैं उनको एक जगह लिखो, उनको बार बार रिवाइज कर सको, और उससे अच्छे से आप आंसर राइटिंग आपका हो सके। और आंसर राइटिंग ही आपको अल्टीमेट हेल्प करेगी इस पेपर्स को कंप्लीट करने में। आपका जो नॉलेज है उसको आप कैसे पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हो। वैसे भी आप जब सर्विस के अंदर एंटर करोगे तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहोगे, यहाँ भी आपको एग्जीक्यूट ही करना है। जितनी भी नॉलेज है उसको पेपर के अंदर किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, यही आपका टास्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट द GS पेपर 3। GS पेपर 4 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसका हम कंप्लीटली जो डिटेल डिस्कशन है वो ही करेंगे, उसके डिटेल डिस्कशन के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 3 पेपर्स को हमने देखा, अब इनका जो डिटेल डिस्कशन है हम 2-4 दिन बाद में आपके लिए अपलोड करना शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये MSME का क्या रोल है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो LPG रिफॉर्म्स के बाद में जो चेंज हुई है वो कैसे है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो उसके पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। आप भी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए। जो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो उसका PDF का प्रिंट आउट निकालिए और उसको अच्छे से अपने सामने रखिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन में, तो अगर आप सीरियस नहीं हो, किसी ना किसी ऐसी कोई भी किताब मंगवा लोगे जिसमें उसमें लिखे हैं और वो अगर अच्छे टीचर्स के द्वारा नहीं लिखी गई है,
कोई भी पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की किताब मंगवा लोगे और उसके अंदर जो सवाल लिखे जाएंगे उसको बेसिकली उनका जो कंटेंट है, एक क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब मंगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मेंस की, उसके अंदर वो कुछ ना कुछ आंसर लिखते हैं। बेसिकली वो लोग कुछ ना कुछ आंसर लिखते हैं। अब आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है उस समय जो उनका जो कंटेंट राइटर है उस बुक का, उस पब्लिशर का, उसके द्वारा कैसा आंसर लिखा गया है डेट डिपेंड करता है कि उस बुक के अंदर वैसा ही छापा जाएगा, फिर उसको वो करेक्ट मान लेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट इवोल्व कीजिए, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कीजिए, खुद आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके लिए टफ हो, आंसर नहीं लिखा जाएगा, बट कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन को कैसा हम यहाँ पे जो करेक्टिव है वो बना सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन हो जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स है वो सिक्योर कर सकें। कैसे हम डाटा ऐड कर सकते हैं, कमेटी ऐड कर सकते हैं, एसडीजी गोल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसकी आप अलग से फाइल बनाइए, अलग से जो अपनी छोटी डायरी है वो मेंटेन कीजिए। तो ये आपका हार्डवर्क है, वो आपको ही करना होगा, कोई दूसरा आपको। कोचिंग्स का भी आप रेडीमेड मटेरियल को कितना यूज करोगे? अब यूपीएससी के द्वारा देखिए कितना डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो कोचिंग्स का जो मटेरियल जो है ना वो भी आपको बेसिकली 30 to 40% ही हेल्प कर सकता है। कि आप कोचिंग का मटेरियल कंप्लीटली रट्टा उट्टा मार के चले गए और वहाँ पे आपने सोचा कि पेपर के अंदर हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। 40% ही आपको हेल्प करेगा, कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगा। वो आपका ही कितना इनोवेटिव हो आप, कितने आप डाइवर्स हो, कितना आपका रीडिंग स्किल है और किस तरीके से आप उनको याद करते हो, उनको एग्जीक्यूट करते हो, अलग अलग जो बुलेट पॉइंट्स आप प्रिपेयर करते हो पेपर के थ्रू उनको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपका काम है। जो बच्चे अच्छे से इससे नहीं करेंगे वो देखना कंप्लीटली इसी साइकिल के अंदर आप बिजी रहोगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की जो साइकिल है। तो अच्छे से हार्डवर्क करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से हार्डवर्क करोगे जब भी आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।